प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं बीसीसी बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है, बिहार LRC अमीन 2023 का एग्ज़ाम, जिसमें कानून को ASO क्लर्क और अमीन। तो हम लोग जो है अमीन, देखो अमीन का सिलेबस अगर बात किया जाए और कानूनगो का जो सिलेबस है वो डिप्लोमा का है। जो भी सिलेबस है वो सारा कॉमन है। सभी को डेट जो है आपको पता चल गया होगा एग्ज़ाम का, राइट। आई होप कि आप लोग जो है जिनका 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा वे लोग जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके तैयार हो गए होंगे। पूरा एकदम अस्त्र शस्त्र जो भी होती है ना, वो सारी चीज़ें लेकर आप तैयार होंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट देखेंगे। 100 क्वेश्चंस होने वाला है। एग्ज़ाम आपका 2 घंटा का होता है और 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसका क्या आंसर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद से ऑनेस्टली पूर्वक आप जो है आंसर खुद से बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपका कितना क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है। ये आपको एस्टिमेटेड पता चल पाएगा। और लगाने के बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है ना। कमेंट योर मार्क्स, है ना, आपका मार्क्स कितना आ रहा है टोटल 100 क्वेश्चंस में, या कितना आपने अटेंड किया, आपको आता है उसमें आपका कितना हुआ, वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो डियर सबसे पहला सेक्शन है सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन नंबर 1। तो आपका ब्रांच से क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली आपके पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग अनस्ट्रेटिफाइड, कौन सा जो है अनस्ट्रेटिफाइड है। तो ग्रेफाइट जो है वो अनस्ट्रेटिफाइड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एंड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का और सीमेंट का 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा वो आपको जो है बताना है। तो देखो 7 days और 28 days ध्यान रखना। 22/33 आप लेकर चलोगे किसके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर 33 ग्रेड का है तब, है ना। अगर 33 ग्रेड का अगर OPC यूज कर रहे हैं तब। तो नॉर्मली अगर ऑप्शन में ना कुछ दिया हो तो 33 ग्रेड के लिए ही हम लोग जो है लेकर चलेंगे। तो 22/33 करोगे तो यहाँ से अगर काटोगे तो 2/3 आएगा। 2/3 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.6666 आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 0.65। ओके, अगला क्वेश्चन है पुटी इज मेड अप ऑफ। जो पुटी होता है वो किससे बना होता है। तो पुटी जो है ये आपका बना होता है वाइट चॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल से। वाइट चॉक और रॉ लिंसीड ऑयल से जो है आपका बना होता है। ओके, बात किया जाए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्टेयर टर्निंग थ्रू 180 डिग्री। अगर कोई स्टेयर है ऐसे जा रहा है और 180 डिग्री ऐसे जो है ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जा रहा है, तो इसको कौन सा सीढ़ी कहा जाता है ना। कैसा सीढ़ी कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाफ टर्न स्टेयर। इसको क्या कहा जाता है, हाफ टर्न स्टेयर जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डैम प्रॉब्लम इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन। जो डैम प्रॉब्लम है ये मोस्टली कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो ब्रिक मेसनरी में। कहाँ पे होता है, जनरली ब्रिक मेसनरी में जो है ये उत्पन्न होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पर्ट एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन। पर्ट एनालिसिस क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है। तो देखो भाई, पर्ट एनालिसिस जब भी करते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, पेसिमिस्टिक टाइम भी होता है, और आपका जो है मोस्ट लाइकली टाइम भी जो है आपका होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन पर्ट टेक्निक, है ना, इन पर्ट टेक्निक कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो भाई पर्ट देखो, पर्ट क्या है, तो इवेंट बेस्ड आपका जो है टेक्निक है,
जिसकी मदद से हम लोग जो है प्रोजेक्ट के कब काम ख़त्म हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, उसको जो है हम लोग पता लगाते हैं इवेंट के बेसिस पे, है ना, यानी इवेंट बेस्ड आपका होता है। तो इवेंट बेस्ड होता है तो इवेंट कौन कौन में है, तो आपका बी और डी में है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया और सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा हेड और टेल। तो देखो ये आपका एरो से दर्शाता है, जो एरो वाला पार्ट होता है ये आपका हेड होता है, यानी अगर कोई काम टेल यानी पूंछ से शुरू हुआ और हेड पे ख़त्म हो गया, है ना, पूंछ से शुरू हुआ और हेड पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो काम कब ख़त्म होता है, तो काम ख़त्म होता है जब हेड पे पहुंच जाता है तब, है ना। तो ये आपका कंप्लीशन को दर्शाता है। तो कंप्लीशन को कौन दर्शाया, हेड इवेंट। कौन सा इवेंट, हेड इवेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, है ना, कौन कौन से फैक्टर जो है वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो वाटर कंटेंट भाई करता है, शेप ऑफ एग्रीगेट करता है, साइज ऑफ एग्रीगेट करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ वाटर और स्लरी फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट से पानी या स्लरी के सेपरेशन को क्या कहते हैं, तो ब्लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लीडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टार कनेक्टेड बैलेंस 3 फेज सर्किट, है ना। 3 फेज सर्किट के लिए जो स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड है वो आपका नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो सिस्टम डज नॉट कंटेन न्यूट्रल पॉइंट। वह सिस्टम जो न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट नहीं करता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका करेक्ट मैचिंग नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज, एक डेल्टा है जो कि कनेक्टेड है 3 फेज सर्किट से, हैज़ 3 इक्वल रजिस्टेंस, जिसका 3 इक्वल रजिस्टेंस है, आर वाई इज इक्वल टू आर डेल बाई 3, ठीक। 36 ओम है ईच फेज में, हर एक फेज में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पर फेज रजिस्टेंस, पर फेज रजिस्टेंस कितना वैल्यू जो है आपका होगा ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड सर्किट। तो क्या करना है, आर वाई इज इक्वल टू आर डेल्टा बाई 3, तो आर डेल्टा कितना है, आर डेल्टा है 36 और डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका 12 ओम जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। जो परमानेंट डायमेंशन चेंज होता है आपका कंक्रीट में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। यही चीज़ अगर क्रीप आपको अगर रेलवे में क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ रेल, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, तो वो रेलवे का क्रीप हो जाएगा। कंक्रीट में क्रीप ध्यान रखना है कि परमानेंट आपका क्या होता है, डायमेंशन चेंज होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ कंक्रीट सैंपल इज अप्रॉक्सीमेटली 0.92, अगर कंक्रीट का कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है 0.92 है, तो लेवल ऑफ वर्केबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, तो मीडियम हो जाएगा। कैसा आएगा, मीडियम आएगा। वही अगर 0.95 रहेगा तो 0.95 रहेगा तो आपका हाई हो जाएगा, 0.95 रहेगा तो हाई हो जाएगा, और 0.92 से अगर नीचे रहेगा, है ना, 0.92 से अगर नीचे रहेगा तो लो होगा, और उससे भी लो होगा अगर 0.78, है ना, अगर 0.78 रहेगा तो आपका जो है वेरी लो हो जाएगा, और अगर 0.85 रहेगा तो आपका जो है लो हो जाएगा, यानी 0.92 से तो कम ही है ना, ओके। और 0.95 से ज़्यादा रहेगा तो वो वेरी हाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन,
जो बल्क डेंसिटी है एग्रीगेट का वो डिपेंड नहीं करता है। तो साइज़ एंड शेप ऑफ कंटेनर, साइज़ और शेप ऑफ कंटेनर कैसा भी हो उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड्स, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। तो देखो अगर हुक्स लॉ अगर बोला जाए, अगर ऑप्शन में रहे प्रोपोर्शनल लिमिट है ना, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर दिया हुआ हो, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनल लिमिट ना दिया हुआ हो तो इलास्टिक लिमिट जो है आंख मूंद कर क्वेश्चन में मार्क आएंगे और वो सही उत्तर हो जाएगा हुक्स लॉ के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगल विद विड्थ b एंड डेप्थ d। तो सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू होता है i y y, i y y, i का वैल्यू क्या हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 और गुने यहाँ पे y का इन्वर्स कर देंगे है ना, तो y का इन्वर्स कर देंगे तो y कितना पे है तो b बाई 2 होता है, y इज इक्वल टू कितना होता है b बाई 2 होता है, किसके लिए रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे 2 बाई b हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप d लेकर चलिएगा, डेप्थ लेकर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि बी डी क्यू लेकर चल रहे हैं ना, डेप्थ के अनुसार लेकर चल रहे हैं। तो d से एक d कट जाएगा तो यहाँ पे d का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 से ये 6 कट जाएगा, तो बी डी स्क्वायर बाई 6 यहाँ पे जो है आपका आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बी डी हम देखो आप रेक्टेंगल में 2 साइड होता है, एक आपका x एक्सिस का होगा और एक y एक्सिस का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे जो है x एक्सिस के लॉन्ग लेकर चले हैं, इसलिए d बाई 2y इज इक्वल टू होगा। ठीक है, अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग लेकर चलेंगे तो वहाँ पे d b q बाई 12 आ जाएगा। तो आपको देखना है कि x एक्सिस के आप ए लॉन्ग लेकर चल रहे हैं कि y एक्सिस के लॉन्ग लेकर चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका जो है वैल्यू बस थोड़ा सा क्या होगा डिफर करेगा और कुछ नहीं। ऑप्शन अलग रहेगा तो आपको अलग करना है। अगला क्वेश्चन है ईलर्स क्रिटिकल वर्कलिंग लोड फॉर कॉलम, कॉलम फिक्स्ड है एक एंड और फ्री है एक एंड, तो एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2L। तो फॉर्मूला क्या होता है ईलर्स लोड का या क्रिटिकल बकलिंग लोड का, तो होता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो एल इफेक्टिव यहाँ पे क्या है 2L है, तो 2L का स्क्वायर और ऊपर तो सेम ही रहेगा, तो 2L का स्क्वायर तो 4L स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग लॉज स्टेट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, है ना, कौन जो है बताता है प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड में इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अनुसार बात किया जाए तो आपका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज या व्हेन वाटर ड्रॉ, व्हेन वाटर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर होल मेड इन वाश हैंड बेसिन, वाश हैंड बेसिन में जो सेंटर में होल जो बना हुआ रहता है उससे जो पानी जाता है ना, उससे जो पानी जाता है वो उसमें किस तरीके का टाइप ऑफ फ्लो आपका वाटर का होता है, तो फ्री वर्टेक्स फ्लो आपका होता है। डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर नॉच, रेक्टेंगुलर नॉच के अनुसार जो आपका डिस्चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका h के पावर 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, व्हेन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, जब 2 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर ऑपरेटेड इन सीरीज, सीरीज में ऑपरेट किया जाता है तो डिस्चार्ज क्या होता है, 2
अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो डिस्चार्ज क्या होता है, तो डिस्चार्ज जो है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हेड जो है आपका इंक्रीज करता है। हेड क्या होता है, इंक्रीज करता है। वही अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो इस कंडीशन में जो हेड होगा पैरेलल में क्या होगा, हेड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। हेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आपका जो डिस्चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा। ये चीज़ जो है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में हो सकता है कि अभी क्वेश्चन इस तरीके का दिया है, उसमें वो उल्टा पूछ दे कि भाई पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल में हेड कांस्टेंट होगा और डिस्चार्ज जो है इंक्रीज करेगा। और आपका सीरीज में क्या होगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा और हेड इंक्रीज करेगा। ओके, इक्विलिब्रियम इज अ फोर्स, है ना। इक्विलिब्रियम इज अ फोर्स विच ब्रिंग अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, ऐसा फोर्स है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बीम। कौन सा जो है टाइप ऑफ बीम नहीं है, तो टाइप ऑफ बीम नहीं है आपका पी बीम। भाई टी बीम आप नाम सुने होंगे, एल बीम भी सुने होंगे, सिंपली सपोर्टेड भी सुने होंगे। कहीं पे एम बीम आपने सुना है क्या, नहीं। कहीं पे भी आप एम बीम नाम नहीं, सॉरी पी बीम आप नाम सुने नहीं होंगे। तो पी बीम जो है ये बीम नहीं है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यानी परपेंडिकुलर थ्योरम जो है आपको अपनाना है, तो उसके इक्वल टू हो जाएगा आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई एक्स एक्स होता है पाई डी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 64 प्लस आई वाई वाई होता है पाई डी के पावर 4 बाई 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो पाई डी के पावर 4 बाई 32 आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम के सॉलिड का, तो वो ड्राई मास डेंसिटी को बताता है ना। मास ऑफ सॉलिड बाई टोटल वॉल्यूम यानी वीटी, ये आपका ड्राई डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राई डेंसिटी को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ड्रेनेज इज परमिटेड अंडर इनिशियल अप्लाइड नॉर्मल स्ट्रेस। इनिशियल नॉर्मल अप्लाइड स्ट्रेस के अंदर ड्रेनेज जो है आपका प्रोवाइड किया गया है एंड फुल प्राइमरीली कंसोलिडेटेड, है ना। फुल प्राइमरीली कंसोलिडेटेड है, तो कौन सा टेस्ट से हम लोग जो है पता लगाते हैं, तो वो टेस्ट करते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। कौन सा, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेन सॉलिड लेयर, वेन सॉइल का लेयर है सराउंडिंग अ पोर्शन ऑफ पाइल, पाइल के पोर्शन के लॉन्ग जो है सराउंड किया गया है, पाइल सैफ्ट सेटल मोर देन पाइल, है ना। पाइल से ज़्यादा पाइल सैफ्ट जो है सेटल कर रहा है। अ डाउनवर्ड ड्रैग अकर इन पाइल, पाइल में जो है डाउनवर्ड ड्रैग जो है अकर हो रहा है, तो उस ड्रैग को क्या कहेंगे, तो उस ड्रैग को हम लोग कहेंगे निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, निगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन जो है हम लोग उसको कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 1 दिया है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 दिया गया है। तो रेशियो बताना है D60/D30 का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो
कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60/D10, ठीक। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 गुने D10, ठीक है। D10 आपका होगा। अब ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 होगा। अब हमें किसका निकालना है? तो देखो, ये तो हमें वैल्यू दिया हुआ है भाई 16 और ये दिया गया है 1। अब इसको क्या करेंगे? एक को 2 से डिवाइड कर देंगे, एक को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक को 2 से अगर डिवाइड करेंगे, एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा आपका, D10 से D10 गोल हो जाएगा, D10 से D10 गोल हो जाएगा और D60 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे D30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर देना है, तो वैल्यू आपका आ जाएगा D60/D30। तो D60/D30 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है और जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट होता है हैव अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ एनर्जी एग्जर्टेड इन सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल में जो रेशियो ऑफ एनर्जी एग्जर्ट होगा वो कितना होगा वो बताना है। तो देखो, अगर एनर्जी के लिए बात किया जाए तो ई स्टैंडर्ड और ई प्रोक्टर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोक्टर के लिए अगर बात किया जाए, स्टैंडर्ड प्रोक्टर के लिए अगर बात किया जाए तो मास होता है आपका 2.495, है ना। जी का वैल्यू होता है आपका 9.81 और एच का वैल्यू होता है आपका 0.3048 मीटर। इसी तरीके से आपका स्टैंडर्ड का आपका V1 आ जाता है आपका, यानी वेलोसिटी आपका यहाँ पे 944 इंटू 10 के पावर वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम 10 के पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। N1 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ब्लोज 3 और N जो है आपका 3 लेयर करेंगे और ब्लोज जो है 25 आएगा। तो इस तरीके से उसी तरीके से मॉडिफाइड प्रोक्टर का निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। अब एनर्जी का, तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NmHgh वॉल्यूम। तो वहाँ पे हम लोग दोनों स्टैंडर्ड का और मॉडिफाइड का डाल देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.22 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज थ्रू बॉडी ऑफ एन अर्थन डैम में बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्लो नेट। कौन सा फ्लो नेट का यूज करके करेंगे? तो Q = K × H × NF/ND। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इंडियन रेलवे में जो रेशियो होता है एक्सल लोड और रेल वेट का वो कितना होता है? तो इंडियन रेलवे में वो होता है ऐसे तो 1/510 के आसपास होता है, लेकिन 510 तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में 510 नहीं है, लेकिन 510 के आसपास कौन है? तो 512 है, तो 512 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एज पर IRC 1980 के अनुसार रूरल हाईवे होता है, रोडवे विड्थ क्या होगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का फॉर सिंगल लेन एंड 2 लेन रोड के लिए, सिंगल लेन और 2 लेन रोड के लिए इन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन, प्लेन और रोलिंग ट्रेन में, तो उसमें कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो देखो याद रखना, अगर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बोले तो सिंगल लेन के लिए मैदानी इलाका में यानी प्लेन एरिया में प्लेन ट्रेन में 12 मीटर या रोलिंग ट्रेन में भी 12 मीटर होता है। ओके, और 2 लेन के लिए भी 12 मीटर ही होता है, ठीक। वही अगर पहाड़ी एरिया यानी माउंटेनियस एरिया रीजन बात किया जाए तो उसमें सिंगल लेन के लिए 6.25 मीटर और 2 लेन के लिए 8.8 मीटर होता है। किसके लिए? तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए।
वही अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बात किया जाए, चाहे सिंगल लेन हो या डबल लेन हो, मैदानी इलाका है ना, यानी प्लेन एरिया है, प्लेन रीजन है, तो उसमें 9 मीटर होता है, और पहाड़ी रीजन हो तो 4.75 मीटर होता है। और वही अगर विलेज रोड के लिए बात किया जाए या अन्य विलेज रोड के लिए, अन्य विलेज रोड यानी ODR के लिए बात किया जाए, तो सिंगल लेन के लिए मैदानी इलाका में यानी प्लेन एरिया में 7.5 मीटर और 2 लेन के लिए 9 मीटर होता है। वही अगर पहाड़ी एरिया यानी माउंटेनियस रीजन की बात किया जाए तो उसमें 4.75 मीटर होता है दोनों ही लेन के लिए, चाहे सिंगल हो या डबल हो। वही अगर विलेज रोड में सिंगल लेन है तो प्लेन एरिया में 7.5 मीटर, और आपका माउंटेनियस रीजन में या स्टीप रीजन है तो उसमें आपका जो है 4 मीटर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। डियर देखिए, वीडियोस को अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का आपको और भी वीडियोस जो है मिलता रहे, है ना। और डेफिनेटली जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, आज आपका 10वां सेट है ये, है ना। आज तक 9 सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अगर उन 9 को नहीं आपने देखा है तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन। रोटरी इंटरसेक्शन का एडवांटेज कौन सा नहीं है? तो रोटरी इंटरसेक्शन का आपका एडवांटेज नहीं है। व्हेन यूज्ड इन हाई स्पीड रोड रिक्वायर एक्सट्रीमली लार्ज साइड, है ना। एक्सट्रीमली लार्ज साइड रिक्वायर करता है, ये भाई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी आपका नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होगा अगर पेवमेंट का बेर्थ 7 मीटर दिया गया है हॉरिजॉन्टल कर्व पे, जिसका रेडियस जो है आपका 100 मीटर है। रेडियस कितना है? 100 मीटर आपका है। इफ़ द लॉन्गेस्ट व्हील एक्सपेक्टेड टू रोड 7 मीटर, डिज़ाइन स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो वह एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है NL² बाई 2R, NL² बाई 2R प्लस V, कैपिटल V बाई 9.5 इंटू √R। ध्यान रखना, अगर स्मॉल v अगर आप कर देते हो, जो कि मीटर पर सेकंड में लेकर चलेंगे, वो अगर लेकर चलते हो तो आपको जो है यहाँ पे 2.4 गुने √R करना होगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है या एक्स्ट्रा जो विड्थ है वो आपका 1.1 के आसपास आएगा, जो कि लगभग 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज़ द IRC रिकमेंडेड विड्थ ऑफ सिंगल लेन कैरिजवे। सिंगल लेन कैरिजवे के लिए IRC कितना रिकमेंड करता है? तो 3.75 मीटर। कितना? 3.75 मीटर। अगर 2 लेन है विदाउट कर्व तो 7 मीटर, विद कर्व है तो 7.5 मीटर, और आपका मल्टी लेन है तो 3.5 गुने नंबर ऑफ लेन, जितने नंबर ऑफ लेन होंगे उसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंबल ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का ये आपका सिंबल है ना। ये अगर सिंबल बात किया जाए, है ना, ये वाला, तो ये आपका जो है ब्रेक फैन, है ना, ब्रैकेट फैन आपका होता है। और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक वेल का ये सिंबल है, और ये आपका जो है मोटर का है। ये आपका क्या है? मोटर का ये आपका सिंबल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड स्केल। प्लान और स्केल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो भाई स्केल। भाई स्केल रहेगा तभी तो हम लोग मेज़र करेंगे ना कि कितना लेकर चलना है, कितना लेकर नहीं चलना है। अगला क्वेश्चन है,
मिक्स प्रोपोर्शन फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट, जो मिक्स प्रोपोर्शन है फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, है ना, M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए वो कितना होता है? तो ये आपका होता है 1:, M20 के लिए 1:, 1.5:3। और भाई अगर बात किया जाए M15 तो 1:, 2:4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि व्हेन द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उससे ऊपर है, तो रेनफोर्स सेक्शन कैसा होगा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। कैसा होगा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन जो है आपका हो जाएगा। और अगर नीचे रहेगा तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर, है ना, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। अ डबली रेनफोर्स्ड बीम इज यूज्ड व्हेन, है ना, डबली रेनफोर्स्ड बीम कब यूज करते हैं? तो डबली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग यूज करते हैं कब? जब हमें विड्थ और डेप्थ जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी लिमिट किया गया है कि भाई आप इतना से ज़्यादा ना विड्थ ले सकते हैं ना ही आप डेप्थ ले सकते हैं, तब हम लोग जो है यूज करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। इस ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ और कंडीशन भी होता है डबली रेनफोर्स्ड बनाने का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम एम्प्लॉयज हाई टेंसाइल वार विद थ्रेड्स एट एंड, है ना, एंड पे आपका होता है तो वो होता है ली मैकेल सिस्टम। क्या होता है? ली मैकेल सिस्टम। इन डिजाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट फास्टनर shall not exceed. In design of connection in a steel structure, the distance between center of any two adjacent fastener should not exceed. कितना से exceed नहीं करना चाहिए? तो वो exceed आपका नहीं करना चाहिए 32T या 300 mm से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 केस होता है, एक होता है 12T और 200 mm, है ना, एक होता है 16T और 200 mm, और एक होता है 32T और 300 mm। तो ये 3 केस आपको ध्यान रखना है। पीच को बताता है कि भाई कितना पीच आप लेकर चल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अ सिंगल एंगल इन टेंशन इज कनेक्टेड बाय वन लेग। एक लेग के द्वारा सिंगल एंगल टेंशन को कनेक्ट किया जा रहा है। इफ द एरिया ऑफ कनेक्टिंग वन आउटस्टैंडिंग लेग्स आर रिस्पेक्टिवली ए एंड बी, देन व्हाट इज नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल ए, है ना। एंगल ऑफ एरिया ए का नेट इफेक्टिव क्या होगा? तो ए का इफेक्टिव एंगल जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी बाई 1 प्लस 0.35 का पावर b। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। ये आपका आ जाएगा b बाई ए है यहाँ पे, है ना, 0.35 b बाई ए है, पावर नहीं है, गुना में है ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर अ पार्टिकुलर स्टील सेक्शन, पार्टिकुलर स्टील सेक्शन के लिए विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन रिप्रेजेंट अ रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड एल मोमेंट, है ना। वो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है शेप फैक्टर। कौन रिप्रेजेंट करता है? शेप फैक्टर। अगला क्वेश्चन है द पिन जॉइंटेड फ्रेम। ये जो पिन जॉइंटेड फ्रेम है ना, पिन जॉइंटेड जो फ्रेम है ये आपका कौन सा फ्रेम है? ये फिगर आप देख लीजिए, ये कौन सा फ्रेम है? तो ये आपका रिडंडेंट फ्रेम है। ये क्या है? रिडंडेंट फ्रेम है। रिडंडेंट फ्रेम में क्या होता है कि m ग्रेटर देन होता है 2j - 3,
है ना, 2j-3 से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए m का अगर बात किया जाए तो m कितना है, 10 है। j कितना है ना, j आपका 6 है। 6-3 तो 6 गुने 2 करेंगे, है ना, तो 12-3 यानी 9। तो भाई 9 छोटा ना है 10 से, तो रिडंडेंट बीम जो है फ्रेम आपका हो जाएगा। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था शेप फैक्टर। तो देखो अगर डायमंड के लिए शेप फैक्टर बात किया जाए तो 2 होता है, राउंड एंड सर्कुलर के लिए 1.7 होता है, रेक्टेंगल के लिए 1.5 होता है, ट्यूब के लिए 1.27 होता है। आई सेक्शन अगर अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सिस है तो 1.12 और आई सेक्शन अबाउट वीक एक्सिस है तो 1.55 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैरी ओवर फैक्टर फॉर प्रिज्मेटिक बीम। तो कैरी ओवर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपका कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट, यानी बीम पे कितना कैरी ओवर मोमेंट है और कितना अप्लाई किया गया है मोमेंट है, जो 2 रेशियो निकलता है वो आपका जो है प्रिज्मेटिक बीम का कैरी ओवर फैक्टर होगा। तो बीम का 0.5 आपका होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जनरल थंब रूल। जो जनरल थंब रूल है उसके अनुसार जो हाइट ऑफ डोर होता है वो कितना होता है, विड्थ प्लस 1 मीटर। विड्थ जितना भी है उसमें 1 मीटर और जोड़ देंगे, उतना जो है क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए डोर का। ये थंब रूल कहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो आपको अरेंज करना है एस्टिमेट का। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद डिटेल एस्टिमेट, उसके बाद सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, उसके बाद आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट किया जाता है। यानी 1, 2, 3 और 4 ये आपका अरेंजमेंट होगा। ऑप्शंस के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू SP 27 1984 के अनुसार जो थिकनेस होगा स्लैब का या RCC स्लैब का वो मेजर्ड द नियरेस्ट ऑफ, कितना में नियरेस्टली कितना में मेजर किया जाता है, तो नियरेस्टली वो मेजर किया जाता है आपका 0.005 मीटर। अगला क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्टअप प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग कुछ भी है ना, वो आपका बिल्टअप किया गया प्रॉपर्टीज़, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा। पूरा लाइफ ख़त्म हो गया लेकिन डिसमेंटल्ड नहीं किया गया है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, सैल्वेज वैल्यू कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सैल्वेज वैल्यू कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट डिस्चार्ज ऑफ वेल इन ए अनकन्फाइंड एक्वीफर, है ना, अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट डिस्चार्ज ऑफ ए वेल इन ए अनकन्फाइंड एक्वीफर इज। अनकन्फाइंड एक्वीफर में कितना होता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर में आपका होता है पाई के इंटू H1 का स्क्वायर माइनस H2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.303 log 10 कैपिटल R बाई स्मॉल r। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिमेन। तो है आपका IS 10,500 2012 और इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो हमारा जो वाटर सप्लाई होना चाहिए डोमेस्टिक रीजन में कितना पानी सप्लाई होना चाहिए, अगर फुल फ्लैश्ड है तो शुड बी 200, है ना, 200 LPCD आपका जो है होना चाहिए। लेकिन ये अगर आपका हाई इनकम ग्रुप है तो हम लोग जो है इसको एक्सीड कर सकते हैं, और लो इनकम ग्रुप है तो इसको घटाकर 135 LPCD तक ला सकते हैं। लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए अगर फुल फ्लश्ड है तब। ये स्कोर 10,500 2012 के अंतर्गत बोला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन हाउस कनेक्शन, इन हाउस वाटर कनेक्शन फेरल इज़ प्रोवाइडेड, है ना। फेरल जो है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है आपका राइट एंगल स्लीव मेड
ऑफ ब्रास एंड गन मेटल का, तो उधर जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी एट विच सॉइल पार्टिकल विल रिमेन इन सस्पेंशन, वह वेलोसिटी जिस स्पीड में वेलोसिटी में जो सॉइल पार्टिकल है वो सस्पेंशन में ही है, विदाउट सेटलिंग, वो सेटल नहीं कर रहा है, एट बॉटम ऑफ सीवर, सीवर के बॉटम में, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार 1986 में जो दिया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अनुसार नॉइज लेवल इंडस्ट्रियल लेवल एरिया का, इंडस्ट्रियल एरिया का नॉइज लेवल कितना होगा, ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है ना, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो टेस्ट ऑफ साउंड वेव इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो ये आपका हो जाएगा लोकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेक्स, ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। फायर फ्लो टेस्ट, फायर फ्लो टेस्ट, है ना, फायर फ्लो टेस्ट जो है ये आपका, फायर फ्लो टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा टू डिटरमाइन, फायर फ्लो टेस्ट जो होगा टू डिटरमाइन, यानी बी का 1 हो जाएगा, टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू ट्रांसमिट वाटर विद एडिक्वेट रेसिडुअल प्रेशर। ओके, उसके बाद है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टेस्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टेस्ट जो है ये आपका टू डिटरमाइन द इफिशिएंसी एंड एडिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यूरिंग डेज ऑफ हाई डिमांड। ओके, और जो कोफिशिएंट ऑफ टेस्ट है ना, कोफिशिएंट टेस्ट ये किया जाता है टू डिटरमाइन द इंटरनल कंडीशन ऑफ पाइपलाइन विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन लॉस। तो यहाँ पे ए का 2 है और बी का 1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन के लिए देखते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी, तो एल के सिरमन, एल के सिरमन के द्वारा। टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी कमांडेड और इरिगेटेड, जो कि कमांड किया जाता है या इरिगेट किया जाता है बाय कनाल सिस्टम, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया। क्या कहते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया। और जो इस एरिया पे हम लोग खेती करते हैं, पानी से पटाते हैं, वो एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया होता है, और जिस पे हम लोग खेती नहीं करते हैं, जिसको इरिगेट नहीं करते हैं, वो हमारा अनकल्टिवेटेड या नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया जो है आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ ड्यूटी ऑफ क्रॉप, अ ड्यूटी ऑफ क्रॉप 432 हेक्टेयर पर क्यूमिक है, व्हेन बेस पीरियड 100 डेज है, तो डेल्टा क्या होगा सेंटीमीटर में, डेल्टा क्या होगा सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर आपका आएगा। अगर फॉर्मूला पे करेंगे तो डेल्टा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर आएगा, 2 मीटर आएगा, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रेशर ऑन फेरेटिक लाइन, फेरेटिक लाइन पे जो प्रेशर होता है वो आपका इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है फेरेटिक लाइन। अगला क्वेश्चन है गंटर्स चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, गंटर्स चेन को हम लोग जो है सर्वेयर चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंटर्स चेन को सर्वेयर चेन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे ट्रावर्सिंग कहलाता है ना, किसके पे बेस्ड होता है,
ट्रावर्सिंग पे। विच माइनर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सर्वे, तो एबनी लेवल यूज किया जाता है। देखो अगर बात किया जाए आपका क्लिनोमीटर में, तो क्लिनोमीटर में आपका होता है एबनी लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर, फुट रूल क्लिनोमीटर और क्लिनोन गैंट ट्रेसर, है ना। और अगर बात किया जाए माइनर इंस्ट्रूमेंट की, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट आता है हैंड लेवल, सेकेंड पेंटोग्राफ, क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर के अंदर मैंने बता ही दिया, और प्लानीमीटर। ये माइनर इंस्ट्रूमेंट आपके हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अगर ये है तो भी हमारा सर्वे होगा, नहीं है तो भी हो जाएगा। है तो थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा तो थोड़ा एक्यूरेसी हो सकता है ख़राब हो, लेकिन भाई काम तो हो ही जाएगा, इसलिए इसको माइनर इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट वन कौन सा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट एट द एंड ऑफ कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट इज कॉल्ड। कर्व से टेंजेंट की ओर जो पॉइंट मुड़ता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मिनिमम नंबर कितना होगा? रिक्वायर्ड फॉर विच सिग्नल कैन रिकवर्ड टू गेन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। यानी 3D इमेज, 3D इमेज के लिए कितना? 4 जरूरी है, 2D इमेज के लिए 3 जरूरी है कंस्टलेशन पूरा करने के लिए, ताकि प्रॉपर लोकेशन जो है डिटरमाइन किया जा सके जीपीएस से। तो 4 हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। कितना हो जाएगा? 4 जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डायमेंशन, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मॉडिफाइड क्लास ए इवेपोरेशन पैन क्लासिफाइड बाई IS 5973 1970 के अनुसार। तो 1220 mm डायमीटर एंड 255 mm डायमीटर, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स्ड बार इन कॉलम। कॉलम में मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स्ड बार का डायमीटर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए आपका यहाँ पे 12 mm। कितना होना चाहिए? मिनिमम 12 mm। इन सर्किट विलो बैटरी B हैज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2V, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर करेंट I टू बी मैक्सिमम। तो देखो करेंट का फॉर्मूला होता है VY, यानी VY यानी वोल्टेज Y आपका रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए फिगर अगर आप देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 2 लगा हुआ है पैरेलल सीरीज में आपका। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/R+1, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/1 + 1/R। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट आपका अगर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 है ना। एक R1 है और एक ये है, तो यहाँ पे कर दोगे तो 1/R। तो अगर यहाँ पे V हमारा कितना दिया गया था क्वेश्चन में? देखो V दिया गया था आपका 2, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/0.5, यानी ये 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो 2/3 आएगा। 2/3 यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा है। 0
देखो r गुने 1/r+1 ये आएगा। तो ये है आपका पॉइंट 5/0.5 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ जाएगा 3, वो 1/3 है ना, 1/3 और ऊपर है 2/1/3 है ना, 2/1/3 यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस ही मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं कुछ गलत है, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पे जो है आपका गलत है, ऑप्शंस वैसा कुछ मैच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको स्किप कर देना, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका जो है बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओम्स के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार अगर बात किया जाए तो V = IR आपका होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है CO मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होता है 6 और ऑक्सीजन में होता है 8, तो 8 6 14, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन जो है 3 दिया गया है और वेरिएंस जो है आपका 2 दिया गया है। तो मीन आपका दिया गया 3 और वेरिएंस दिया गया 2, तो NP/NPQ होता है तो 3/2 एंड 1/Q = हो जाएगा 3/2, तो Q = आ जाएगा 2/3, तो 1 - Q = हो जाएगा 1/3, तो 1/3 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 0.027 एंड 75 इज कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कर दो प्लस माइनस 0.027 गुने 7.5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 0.45, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सेम होता है, तो सेम होता है याद रखना -40 डिग्री, आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो बट सेम होता है ऐसे -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होता है, सेम वैल्यू जो है आपको देता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द नेम ऑफ गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ अनरिपेन फ्रूट, यानी कच्चे फलों को या जो पका हुआ नहीं है उसको पकाने के लिए तो इथाइलिन का यूज़ करते हैं। अब जनरल स्टडीज़ यानी सेक्शन नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा फ्रेम किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयड किया जाता है, तो ये आपका आर्टिकल 16 के अंतर्गत। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इंडिया में। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज़ अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये अपॉइंट किया जाता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगला क्वेश्चन है टू डिमांड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस द कम्युनिटी वाज फ्रेम्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1948, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेडेड बाय। तो जब अलग किया गया था स्टेट को लैंग्वेज के आधार पे, तो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कि फॉर्म किया गया था 1948 में, तो उसके कमेटी हेड कौन थे, तो कमेटी हेड थे आपका SK धर। कौन था, SK धर। अगला क्वेश्चन है द फिल द ब्लैंक्स लेक इन गुजरात वाज आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग रूल ऑफ मौर्याज, तो सुदर्शन लेक। कौन सा, सुदर्शन लेक।
वेन डिड विक्रमा एरा बिगिन, है ना, विक्रमा एरा कब स्टार्ट होता है, तो 57 BC, कब 57 BC। हु एमंग द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, गुरु रामदास, कौन, गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर, इन विच ऑफ फॉलोइंग ईयर डिड द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट द सूरत, सूरत को स्प्लिट किया, एंड काउज द सेशन ऑफ ब्रेकअप, है ना, 1907 में, 1907 में। अगर कहीं पे अगर 1906 मिल जाए, है ना, अगर 1907 ना हो बुक में दिया हुआ या ऑप्शन में, तो 1906 भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द जालियांवाला बाग इंसिडेंट टेक्स प्लेस, कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका पंजाब में हुआ था। कहाँ पे, पंजाब में हुआ था। कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन, ओजोन को कौन कंटेन करता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, कौन, स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ नो सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, किस प्लैनेट का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो शुक्र का, किसका, शुक्र का। अगला क्वेश्चन है हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय का किसका एग्जाम्पल है, तो फोल्ड माउंटेन का, किसका, फोल्ड माउंटेन का। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, गोदावरी, है ना, देखो हिंदू भी है, सिंध जिसको कहते हैं इंदुज, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों है, लेकिन गोदावरी आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट मोड कौन सा है, वाटर वे है, और फास्टेस्ट कौन है, तो आपका एयरवेज है, और मोर कन्वीनियंट जो लोगों को लिए सुविधा के लिए होता है वो होता है रोड वाला, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस आपको जो है मिलता है, यानी मोर कन्वीनियंट है आपका रोडवे, सस्ता है सबसे ज़्यादा वाटरवे, और सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज कौन सा है, तो वो है एयरवेज। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है आपका, ऑब्वियसली भाई पता होना चाहिए, 7 फंडामेंटल यूनिट तो आपको याद होने चाहिए। लेंथ का होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स, तो ओवरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्थेपोरेसिस, ये आपका जो है ये रिलेटेड है आपका विटामिन डी से, किससे, विटामिन डी से, और ऑस्थेपोरेसिस जो है ये आपका हड्डी का बीमारी है, किसका, हड्डी का बीमारी ये आपका है। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड सी वाटर बाय विच प्रोसेस, तो इवेपोरेशन प्रोसेस, किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से। अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का है, वेन डायग्राम आपको बताना है, मदर सिस्टर एंड फादर का वेन डायग्राम बताना है। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन दिया गया है, तो देखो कुछ माएँ बहन हो सकती है या कुछ बहन माएँ हो सकती है, लेकिन पिता जस्ट ऑड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब अल्फ़ाबेट के अनुसार मतलब आप जो डिक्शनरी होता है उसमें आपको सजाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखो BEN तो है, E तक सेम है, तो पहले F आएगा तो 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि एक एवरेज है 11 नंबर 54, है ना, 11 का एवरेज, 11 लोगों का एवरेज कितना है, 54 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, पहला 4 नंबर का जो एवरेज है वो 48 है। डैट द नेक्स्ट 4 नंबर, अगला जो नेक्स्ट 4 नंबर है वो 25% ज़्यादा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 से, फर्स्ट 4 से, तो 9th नंबर इज़ 8 ग्रेटर देन
and 11th number and 10th number is 4 greater than 9th number, what is the average of 9th and 10th? 9 और 10th का एवरेज क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 11th नंबर का संख्या कितना है, x मान लेते हैं, तो 9वीं संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, और 10वीं नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये चीज़ नोट कर लो। उसके बाद x प्लस 8 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 11 गुने 54 माइनस 4 गुने 48 प्लस 4 गुने 60। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50, और x का वैल्यू 50 आ गया तो x प्लस 8 और x प्लस 4 इस पर वैल्यू डालकर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, लगभग 56 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट? तो कोलिन्स एयर स्पेस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड स्टैटिक्स डे सेलिब्रेट? कब वर्ल्ड स्टैटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव हैज़ गॉन पद्म विभूषण इन विच फील्ड? पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।